नमस्कार दोस्तों, वीकेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मुझे समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों, कई कई वीकेंड्स में मैं आपके पास आता हूं और मार्केट का जो एक सिचुएशन है उसके बारे में आपके साथ में चर्चा करता हूं। तो ये मैं कोशिश करता हूं कि जब जब मार्केट के अंदर में कुछ चर्चा करने लायक है तो मैं आपके पास में आऊं और आपसे बात करूं। तो आज के वीकेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम समझेंगे कि अभी जो मार्केट के अंदर में लास्ट वीक फॉल आया है, अब हमको क्या करना है इस फॉल में। क्या हमको अपने पोजीशंस को लिक्विडेट कर देना चाहिए? क्या हमको और नए पोजीशंस बिल्डअप करना चाहिए? ये सारे प्रश्न हैं जो लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं एंड आई एम श्योर दैट आपके भी दिमाग में होंगे कि अभी क्या करना चाहिए। तो ये डिटेल वीडियो चलेगा दोस्तों, तो लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो चालू करने से पहले ना मैं एक बात आपको कर देता हूँ कि मैंने कई बार अपने मल्टीपल वीडियोस में बात कही है कि मार्केट में जो कमाई का एक दौर होता है तो इट इज नेवर लीनियर। मतलब कभी भी ऐसे नहीं होता है कि आपको हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल, हर वक्त पैसे बनेंगे ही बनेंगे। हमेशा मैंने देखा है और मेरा करियर का एक एक्सपीरियंस है, प्लस बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के भी आप देखेंगे ना तो उनका मोरलेस ये एक पैटर्न बनता है कि मार्केट में जब आप कमाते हैं तो सपोज आपने 100 रुपए से कमाई चालू की, तो 100 से अगर आपने 150 रुपए की कमाई कर ली कोई भी एक साल में, तो ये जो आपने 50 कमाया है, ये 50 आपके पास नहीं रहता है। आपको मान के चलना पड़ेगा कि तकरीबन 20%, मतलब 50 का 20% हो गया 10, तो पॉसिबिलिटी है कि वो 10 आपका चला जाएगा। इसका मतलब 100 से जो 150 बना है उसमें से 10 आपका चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? बिकॉज मार्केट जब तेजी में रहता है तो हम लेते हैं और वो एक जाहिर सी बात है, नेचुरल थिंग कि तेजी के मार्केट में हम लेंगे। बट जब मार्केट रिवर्स होता है तब हमारे जो पोजीशंस होते हैं उनमें जो कमाई हमको दिखती है वो कमाई रिवर्सल के अंदर में नुकसान में कन्वर्ट हो सकता है या कम कमाई में कन्वर्ट हो सकता है। जब तक कि मार्केट एक कॉन्फर्मेशन नहीं देता है कि हाँ मैं रिवर्सल में चला गया हूं, तब तक ये लॉस आपको एक फिक्शनल लॉस लगेगा, करेक्ट। लेकिन समझदारी यही होती है कि जब मार्केट रिवर्सल पे चला जाए तब हम अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप कर लें। अब ये पोजीशन स्क्वायर अप जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली हमको नुकसान होगा। हमने जितना कमाया था वो पूरा कमाई हमारे पास रहेंगी नहीं। तो तकरीबन मैं मानता हूँ 20 से 25% आप हर मार्केट का एक रैली के अंदर में मार्केट को वापस देने की एक माइंडसेट रखिए। तो आपने 100 से चालू किया, शायद हो सकता है इस रैली में आप 130 तक रह जाए या 135 तक रह जाए, 140 तक रह जाए। फिर वो आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है। जो जब से सबसे पहले निकलेगा वो ऑब्वियसली सबसे समझदार निकलेगा। फिर उसके बाद मार्केट एक और रैली जब बनाता है तो मार्केट हमेशा एक इस तरह से डाउ जोन थ्योरी, इस तरह से मार्केट डाउ थ्योरी के हिसाब से वर्क करता है कि स्विंग्स बनाता रहता है। तो नेक्स्ट स्विंग में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे अगेन आप पे पैसा मिलेगा, कुछ पैसे चले जाएंगे, फिर नया पैसा। तो इस तरह से आप अपनी जर्नी को इस तरह से देखते हैं, ऐसे नहीं देखते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं। तो मार्केट में अगर आपका पैसा लास्ट वीक लगा है, एक हो सकता है दुर्भाग्य है कि आप लास्ट वीक ही आए मार्केट में तो आपने लॉस ही देख लिया, या आप पिछले एक महीने में आए मार्केट में और आपने लॉस देख लिया। बट जनरली ऐसा होता है कि जो पैसा हमने कमाया है उसका सर्टेन परसेंटेज हमारा लगता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। आपको अल्टीमेटली एक अपना स्टेबल मॉडल बनाना पड़ेगा और वो मॉडल ही आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। जहां पर हम स्टॉक प्राइस को देख के इम्पल्सिवली जज करने लग जाएंगे कि कल मार्केट गिर गया तो मुझे घबराहट हो गई और मैं बेच दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको बॉटम में बिकेगा। या मार्केट का भाव देख के हम इम्पल्सिव हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको टॉप में मार्केट दिलवा देगा। मार्केट मतलब बड़े प्लेयर्स। तो आप देखिए, छोटे प्लेयर्स हम सब छोटे प्लेयर्स हैं, तो कहीं ना कोई हम रॉन्ग साइड में जाने की हमारी ज्यादा चांसेस है। तो बड़े प्लेयर्स हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं ये हम जितना अच्छे से समझ जाए उतना बेटर हम जल्दी निकल पाएंगे, और जो जितना जल्दी निकलेगा वो ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट को उतना ही प्रोटेक्ट कर पाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? आई थिंक माइंड आपका थोड़ा शांत हुआ होगा। और देखिए वैसे भी अभी आने वाले कुछ दिनों में बजट है, यूपी इलेक्शन है, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स वाले इवेंट्स है जहां मार्केट भी एक अनसर्टेनिटी की तरह वर्क करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपका दिल कमजोर है, अगर आपको लगता है कि ये मार्केट की अनसर्टेनिटी को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, और अब तो यूएस पे भी एक अनसर्टेनिटी चालू हो गई,
मार्च में मोरलेस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का एक कॉन्फर्मेशन मिल गया है। तो अब वो क्लैरिटी आ गई है कि शायद वो जो पैसों की बारिश हो रही थी, वो बारिश अभी धीरे 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 रुक जाएगी। तो उसके कारण रिस्की एसेट से पैसे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये टाइम तक कंटिन्यू रहे, हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म हो सकता है कि आने वाला 1 साल 1.5 साल तक ये कंटिन्यू रहे। तो देर इज फेयर बिट ऑफ अनसर्टेनिटी एटलीस्ट इन कमिंग फ्यू मंथ्स। तो जो कमजोर दिल वाले हैं उनके लिए तो मैं एक ही एडवाइस करूंगा कि आप अपना दिल को लेके बैठे रहिए और मार्केट से दूर हो जाइए। बट जो डेयर डेविल्स जिसका एक्चुअली में जो बड़ा पैसा कमाते हैं, उनके लिए हर मार्केट के क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है। और हमने 2020 में ही देख लिया, जब जब क्राइसिस के अंदर में आप पैसे डालते हैं, आपको बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलता है। चलिए अभी चलते हैं, चार्ट एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ये मैंने खोल रखा है जिसमें मैं ग्लोबल मार्केट्स में अभी क्या चल रहा है इस पे आपके साथ में चर्चा करूंगा। तो ये देखिए, ये चार्ट है आपके, लेट्स एक बार निफ्टी को यहाँ खोल लेता हूँ। तो ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। तो निफ्टी ने अब एक रेंज बना लिया है। एक्चुअली ये जो मूवमेंट हुआ था निफ्टी में पिछले 2 हफ्ते में, बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था। और मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर गया, फिर वापस से सेम लेवल पे मोरलेस इसी लेवल के आसपास 18,300 के 200-300 के आसपास जाके वापस से इसने टॉप बना लिया और रिवर्सल आ गया। तो शॉर्ट टर्म के अंदर में ऑब्वियसली यहाँ से अब ये वाला जो लेवल है 16,900, ये वापस से क्रिटिकल लेवल बन गया। शायद मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट करे। अब देखिए, मार्केट जब भी नया मूवमेंट की तैयारी करता है तो एक कंसोलिडेशन मोड पे आता है, उसके बाद नया मूवमेंट की तैयारी करता है। तो हो सकता है ये एक ब्रॉडर रेंज कंसोलिडेशन का रेंज बन जाए मार्केट का। ना मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ेगा या नीचे की तरफ दौड़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं डॉलर का बहुत बड़ा योगदान है। तो इफ यू सी डॉलर इंडेक्स, एक अप ट्रेंड आया था, फिर उसके बाद वापस से इसके अंदर में एक फॉल आ गया, बट अभी भी एक अप ट्रेंड कंटिन्यूड है। तो डॉलर शॉर्ट टर्म में कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रहा है। हाँ, लगना है लॉजिकली डॉलर नीचे जाना चाहिए, बट अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए वहां पे तो डॉलर ऊपर जाएंगे। तो डॉलर का मूवमेंट कहीं ना कहीं यूएस का इंटरेस्ट रेट्स भी डिसाइड करेगा। तो चलिए यूएस के इंटरेस्ट रेट्स को देखते हैं, विच इज यूएस का 10 साल का यील्ड कर्व। मतलब अगर यूएस में गवर्नमेंट बोरो करती है 10 साल के लिए, तो उसको 1.76% ब्याज देना पड़ता है। तो ये अगर यूएस यील्ड कर्व देखे तो ये ऊपर की तरफ है, तो ट्रेंड ऊपर की तरफ है। तो वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन की बात हो रही है और ऑलरेडी टेपरिंग की बात हो रही है, तो वो इंटरेस्ट रेट्स तो ऊपर की तरफ ही जाएंगे। 10 ईयर यील्ड कर्व ऊपर है, बट 2 साल का यील्ड कर्व आप देखिए कितनी रफ्तार से ऊपर चला गया। इसका मतलब 10 साल का ब्याज और 2 साल के ब्याज का जो डिफरेंस हुआ करता था, वो डिफरेंस कम हो गया। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में इंटरेस्ट रेट भरने की एक सर्टेनिटी आ गई है। लॉन्ग टर्म के अंदर में अभी भी वैसा एग्रेसिव नहीं है मूव जैसा शॉर्ट टर्म के अंदर में। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में थोड़ी परेशानी रहेगी और मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा इस परेशानी के लिए। ठीक है, ये तो हो गया डॉलर का एक्शन। तो डॉलर अभी कंफ्यूज है, डॉलर को नीचे भी जाना और ऊपर भी जाना। बट अगर यील्ड कर्व ऊपर की तरफ गए और अगर कुछ ऐसे सिग्नल्स आते हैं यूएस से जो कि यील्ड कर्व को और एग्रेसिवली पुश करते हैं ऊपर, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डॉलर में गो अप। तब हो सकता है कि मार्केट में एक अक्रॉस द बोर्ड एग्रेसिव करेक्शंस आ जाए। नहीं तो मार्केट एक रेंज में थोड़ा टाइम रुकेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस होंगे। जो स्टॉक्स बहुत बढ़ गए शायद उनमें कंसोलिडेशन आएगा या करेक्शन आएगा। जो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे एक रेंज में, शायद उनके अंदर में ब्रेकआउट के बाद एक बढ़त आ सकती है। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, हमको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, मार्केट का ब्रॉडर व्यू बना के। इनफैक्ट नो व्यू इज ऑल्सो व्यू। तो मार्केट का सपोज आपका कोई व्यू नहीं बन रहा है, जो आज की रेट में एक्चुअल में कोई व्यू नहीं बन रहा है, शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, बट ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम अभी भी मार्केट के स्ट्रक्चर में कहीं भी ऐसा फील नहीं आ रहा है कि मार्केट में कोई घनघोर करेक्शन आ सकता है। करेक्शन दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, बट बहुत ज्यादा करेक्शन कि मार्केट 15-20% गिर जाए, स्ट्रक्चरली अभी नहीं दिख रहा है। तो ये हो सकता है नेक्स्ट वीकेंड में दिख जाए, क्योंकि जो मेजर लेवल्स है 16,800 16,900, उसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो ऑब्वियसली वहां हमको चिंतित होना पड़ेगा। और शायद अगर आप एक मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो शायद आपका मॉडल भी आपको मोटा मोटी सारे स्टॉक से एग्जिट करवा देगा। तो चलिए एक बार कमोडिटीज देख लेते हैं कि क्या चल रहा है कमोडिटीज में। तो ये है कॉटन,
आप देखिए स्ट्रक्चरली कमोडिटीज के अंदर में कोई बहुत ज्यादा मंदी का इंडिकेशन नहीं है। कमोडिटीज तो इनफैक्ट अभी भी अप ट्रेंडिंग ही है। सोना चांदी, सोना में इनफैक्ट एक बहुत अच्छा अप ट्रेंडिंग का माहौल बन रहा है। तो सोना चांदी, कॉपर, कॉटन, ये जो कमोडिटीज है, क्योंकि डॉलर हल्का सा नीचे गया तो कमोडिटीज के अंदर में वापस से बढ़त आ गई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब मेटल स्टॉक्स जो और कमोडिटी स्टॉक्स, उन पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इस वीक, बिकॉज कमोडिटीज में ओवरऑल तेजी है, हो सकता है कि इस वीक उन कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स के अंदर में भी तेजी रहे, तो उनके अंदर में अपने को ध्यान रखना है। एक बार कुछ ग्लोबल मार्केट्स की हालचाल देख लेते हैं। तो नेस्डैक, जहां पे टेक कंपनीज लिस्टेड है यूएस के, उसकी एक्चुअली बड़ी जोर से पिटाई हुई है। क्यों हुई? क्योंकि आप देखिए इसकी जो रैली थी वो एक तरफा रैली थी। फैंग स्टॉक्स, जिसके बारे में आपने सुना होगा, फेसबुक है या अल्फाबेट है या नेटफ्लिक्स है, इन सब में एक करेक्शन दिख रहा है। तो ये करेक्शन के कारण नेस्डैक में करेक्शन है। देखिए ये कई बार क्या होती है कि एक टाइम बेस्ड करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी मार्केट नेक्स्ट लेग की रिक्वायर मूवमेंट का वेट कर। तो यहाँ पर नेस्डैक में क्या हुआ ना कि वो टाइम बेस्ड करेक्शन कभी आया नहीं, एक तरफा चले जा रहा है। तो यस, थोड़ा करेक्शन के बाद हो सकता है कंसोलिडेट करे। बट मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो जितने भी टेक कंपनीज है, ये बहुत ही मैसिव वे में ह्यूमन रेस को डोमिनेट कर रहे हैं। और इनसे आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये डोमिनेशन को डाइल्यूट कर देंगे, बिकॉज अब मेटावर्स आ रहा है और इतने कुछ हो रहे हैं इनके अंदर में कि स्टॉक प्राइस भी करेक्ट होने के बाद में कहीं ना कहीं वापस से एक ऊपर की तरफ रैली बनाएंगे। बट किस भाव पे करेक्ट होके कहाँ से रिवर्सल करेंगे, इट इज एनीबॉडीज गेस, बताना बहुत मुश्किल है। तो नेस्डैक कमजोर है, डाउजो कमजोर है, बिकॉज ओवरऑल एक कमजोरी का माहौल इक्विटी मार्केट्स में चारों तरफ आ गया है। इमर्जिंग मार्केट जो है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि बाकी सारे कंट्रीज कैसा कर रहे हैं इमर्जिंग मार्केट में, जैसे इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट है, बाकी सारे कंट्रीज क्या कर रहे हैं उनका रिफ्लेक्शन आता है, तो वो कमजोर हो गया है। इसका मतलब जो पैसे इमर्जिंग मार्केट में जा रहे थे वहां से निकल रहे हैं। और ये देखिए हमने हमारे जो एफ आई का डेटा अगर हम देखें स्टॉकेज के अंदर में, तो उससे भी हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो पैसे हैं वो इमर्जिंग मार्केट से निकल रहे हैं और इमर्जिंग डेवलप मार्केट में जा रहे हैं। मतलब ये पैसे निकल के यूएस मार्केट में जा रहे हैं। ये तो बहुत अपेरेंटली बहुत दिन से हो रहा है, एंड आई थिंक दैट ट्रेंड विल कंटिन्यू, बिकॉज द डोमिनेंस ऑफ यूएस स्टॉक्स और यूएस कंपनीज इज सो ह्यूज दैट हम लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो दैट दिस इज स्लाइट एरिया ऑफ कंसर्न। बट इंडिया का क्या है ना कि इंडिया में जनरली बाहर के फंड्स अंडर इन्वेस्टेड थे, तो छोटा छोटा करके पैसा निकल रहा है। बट क्या इंडिया से बड़ा पैसा निकल जाएगा? उसका मेरे को एक डाउट है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं निकल सकता, बट डाउट है कि क्योंकि इंडिया वो कभी भी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है उनका बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं हुआ करता था। तो जो है वो थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं। और इंडिया के अंदर में खुद भी डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट हो गई इक्विटी मार्केट की। तो मुझे लगता है कि एफआईआई का एग्जिट इंडियन मार्केट को बहुत जोर से गिरा देगा। वैसा नहीं होगा, प्रोबेबली धीरे 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 एक फॉल आएगा। तो ध्यान रखिए 16,800 16,900, अपने को प्योरली लेवल बेस्ड काम करना है। जहां लेवल टूटा वहां आपको एग्जिट करना है। और देखिए आपका मॉडल अगर सेट है तो मॉडल आपको अपने आप ही एग्जिट करा देगा। आपको डिस्क्रिशनरी डिसीजन कभी नहीं लेना है कि मुझे एग्जिट करना है कि नहीं करना है। तो ये तो ब्रॉडर मार्केट का एक ओवरऑल डिस्कशन अपने कर लिए। अब जरा सेक्टर्स की बात की जाए तो सेक्टर्स के अंदर में जैसे कि मैंने कहा कि कई ऐसे सेक्टर्स है जो अभी मोरलेस एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। जैसे एफएमसीजी की बात करें तो जब मार्केट गिरता है तो एफएमसीजी डिफेंसिव में एक स्ट्रेंथ दिखने लग जाती है। बट आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ एफएमसीजी सेक्टर, बिकॉज ये ओवरऑल स्ट्रक्चरली वीक ही है। थोड़ा रिकवरी आता है बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली देखिए वीक है। उसको केस टू केस बेसिस पे काम करना पड़ेगा। ऑटो हैज डन वेरी गुड। आई थिंक ये ओवरऑल पोस्ट कोविड रिकवरी में ऑटो को बहुत बेनिफिट मिलेगा, पर्टिकुलरली ईवी लेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेड ऑटो, इसके अंदर में काफी काफी एक्टिविटी चल रही है। एनबीएफसी सेक्टर के अंदर में काफी एक्टिविटी आ गई है वापस से। स्ट्रेंथ का एक दिख रहा है, बट आई एम नॉट वेरी वेरी श्योर कि ये कितना सस्टेनेबल है, बिकॉज पोस्ट कोविड रिकवरी पूरी तरीके से स्टैब्लिश होने में टाइम लग रहा है। बट हाँ, एनबीएफसी प्राइवेट बैंक में कुछ सिलेक्टिव प्लेयर्स को डेफिनेटली रडार में रखा जा सकता है।
फार्मा कमजोर है, आप देखिए फार्मा क्लियरली कमजोर है। आईटी काफी बढ़ने के बाद कमजोरी आई है, ऑल्दो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ आईटी सेक्टर, बिकॉज मुझे लगता है आने वाला 2 3 4 साल में आईटी विल डू फिनोमिनली वेल। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आ जाएगा कि हमको आईटी कंपनीज पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। तो अभी थोड़ा ये क्या हो रहा है कि मिड कैप आईटी से थोड़ा लार्ज कैप आईटी की तरफ आई थिंक फंड मूव कर रहा है। तो आईटी को रडार पे रखिए। मेटल, ऐसा कहा कि मैंने, सारे मेटल्स ओवरऑल पॉजिटिव ही डायरेक्शन दे रहे हैं, तो मेटल्स को भी हमको पॉजिटिव में रहना है। रियलिटी जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। तो ये सेक्टर हमेशा से हाई बीटा था, हाई वॉलेटिलिटी था। तो हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म वीकनेस दिखाए, बट जो साइकिल चेंज हुआ है रियलिटी सेक्टर के अंदर में, ये साइकिल डेफिनेटली लंबे अवधि का साइकिल है। तो सिलेक्टेड रियलिटी स्टॉक्स में दिमाग लगाना खराब नहीं होगा। पीएसयू बैंक्स मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। जितना भी वो स्ट्रेंथ दिखाए मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज उनमें इतने अननोन वेरिएबल्स है। पीएसयू बैंक्स और मीडिया, ये दोनों से मैं रिलेटिवली दूर रहने की कोशिश करता हूँ। अब बात आती है स्टॉक्स की, तो ऐसे कई स्टॉक्स है जिन्होंने काफी भारी करेक्शन दिया है। बिफोर आई गेट इनटू स्टॉक, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरा जो काम करने का तरीका है, जो आप लोग सब जानते भी है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि मैंने अपने 100 स्टॉक से यूनिवर्स बना रखे हैं। और जब भी इन स्टॉक्स के अंदर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है घुसने की, वो कब मिलेगी? जब या तो वो स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे होंगे, या वो स्टॉक रिट्रेस करके घूम रहे होंगे। ठीक है, तो जब रिट्रेस करके घूम रहे होंगे तब मुझे कंफर्मेशन मिलेगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होंगे तब मैं उनमें एंटर कर जाऊंगा। और जो ब्रेकआउट दे रहे होंगे तब मैं उनमें एंट्री करूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस बहुत बहुत सरल है कि अगर स्टॉक वीकनेस की तरफ चला गया, जैसे आप देखिए यहाँ पे टेक महिंद्रा में 2 घंटे का चार्ट में आरएस जीरो के नीचे चला गया और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब मैं इस स्टॉक से आउट हो चुका हूं। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक मेथड होना चाहिए इस मैडनेस पे। देखिए शेयर बाजार अल्टीमेटली है तो पागलपन ना, और ये पागलपन के अंदर में अगर आप मेथड बना लेंगे तो आपका लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज पागलपन, पागल खाने में अगर जाके आप ठीक करवाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज वहां पे ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलेगा। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि हमको क्या करना चाहिए। अब एक तो पहली बात है, बजट आ रहा है तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके ही काम करना चाहिए। और दूसरी बात, मार्केट में एक पिंच ऑफ अनसर्टेनिटी आ गई है। तो मैं आपको एक राय देता हूँ, उन कंपनीज को देखिए जहां पे फाइनेंशियली वो कंपनी ने बिजनेस वाइज अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी कंपनीज अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स निकाल रही है, और मार्केट की फॉल के कारण अच्छी कंपनी जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया क्वार्टरली रिजल्ट में, शायद उनके भी प्राइस गिर रहे होंगे। और जब मार्केट रिकवर करेगा तो वो कंपनीज सबसे पहले रिकवर करेगी। तो मैंने स्टॉकेज के अंदर में कॉम्बिनेशन स्कैन बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कॉम्बिनेशन स्कैन। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट एंड प्राइस एक्शन, ये क्या है? ये बताता है कि वो कौन से स्टॉक्स है जिनका बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस है 1 हफ्ता और 3 महीने के पीरियड में। और जो ये नहीं जानते, स्टॉकेज के अंदर में ये सारे रेडीमेड स्कैन्स अवेलेबल है जिनसे आप आउटपुट्स निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से स्टॉक्स है जो बेंचमार्क इंडेक्स मतलब निफ्टी को बीट कर रहे हैं 1 हफ्ते और 3 महीने में, जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हुआ है, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हुआ है, जिनका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ बेटर है, जिनका क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें ग्रोथ बेटर है, और जिनका हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स है। इसका मतलब मैं वो कंपनीज को ढूंढ रहा हूं जो अभी जिनका रिजल्ट आया है और जिनका परफॉर्मेंस बिजनेस वाइज अच्छा है, और जो प्राइस एक्शन वाइज भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो देखिए ये मेजर स्टॉक्स हैं। मेजर स्टॉक्स मोटा मोटी हम लोग 700 कंपनीज को मानते हैं जो मेजर है, जिनमें इनफ लिक्विडिटी है, वो यहाँ पर है मेजर स्टॉक्स। आप चाहें तो इसको मेजर स्टॉक्स को हटा के इसको आप एनएससी स्टॉक्स भी कर सकते हैं फॉर योर ईज ऑफ एक्शन। बट लेट्स कंटिन्यू विद मेजर स्टॉक्स मतलब लिमिटेड स्टॉक्स। और दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि करंट पीरियड का जो रिजल्ट है खाली उसी को कंसिडर किया जाए। तो मैं अप्लाई कर देता हूं। तो देखिए ये सारे स्टॉक्स आ गए जो मेजर स्टॉक्स हैं, और जिनमें करंट पीरियड में मतलब रिजल्ट जो आ चुका है दिसंबर क्वार्टर का, उसके हिसाब से इनमें अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ये स्टॉक्स हो गए वो स्टॉक्स जिनको मुझे अपने रडार पे रखना है, और इनमें अगर अच्छा प्राइस एक्शन है तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं इसमें एंट्री करूं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सब स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक है एंजल वन, तो चलिए इसको देखते हैं।
या तो आप एक काम कर सकते हैं, एक-एक करके ट्रेडिंग व्यू में उनको स्टडी कर सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हैं, आप एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, और वो एक्सेल को आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये कंपनी है एंजल वन, कितना प्यारा चार्ट स्ट्रक्चर है इसका। अच्छी खासी इसमें बाइंग इंटरेस्ट है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 2 आवली के अंदर में भी बाइंग है। तो मैं डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर में धीरे धीरे अपना पोजीशन बिल्ड करूंगा, बिकॉज लॉजिकली ये स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और लॉन्ग टर्म में मुझे ये स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। तो अगर आपको लंबा खेलना है तो छोटा एसआईपी करके चालू करिए। जस्ट मिनट, इसको मैं जरा चेंज करके लाइन चार्ट कर देता हूँ। या अगर आपको लंबा खेलना है तो छोटा छोटा एसआईपी करके चालू करिए, ऑलरेडी ये स्ट्रेंथ के अंदर में है। और अगर आपको लगता हो कि नहीं मुझे छोटा मूव ही खेलना है, तो ये ब्रेकआउट जब आएगा उसके बाद एक छोटा मूव इस स्टॉक में आप देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक देखते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील। वाओ, जेएसडब्ल्यू स्टील क्यों अच्छा है? क्योंकि देखिए मेटल्स के अंदर में वापस से एक रिकवरी और तेजी आ रही है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील का। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, देखिए इसका चार्ट अभी भी हमको कन्विंसिंगली नहीं बोल रहा है कि मेरे को ले ले मैं ऊपर जाऊंगा, ऑल्दो ये कंसोलिडेट बहुत अच्छा कर रहा है। आप देखिए ये बहुत ही प्यारा रेंज में, ये एक रेंज के अंदर में ये स्टॉक आ गया है कि इस रेंज में खड़ा है। यहां से मुझे लगता है ये ब्रेकआउट देगा और ये आरएस भी 0 के ऊपर जाएगा। मोमेंटम तो देखिए 50 के ऊपर, आरएसआई तो ठीक ही बोल रहा है। तब इसके अंदर में एक्शन लेना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर में एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एक अलर्ट लगा दूंगा, राइट अलर्ट लगा दूंगा कि भैया इस प्राइस को जब क्रॉस करे तो मुझे आप जरा इन्फॉर्म कर देना, ठीक है ना। या आप ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हैं, या आप स्टॉकेज में भी कर सकते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू में इसलिए करता हूं बिकॉज ट्रेडिंग व्यू रियल टाइम है, स्टॉकेज अभी रियल टाइम नहीं है। तो इसके ऊपर जाएगा तब मैं इसमें इंटरेस्ट दिखाऊंगा। चलिए वापस से अब दूसरे उसमें चलते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम। चलिए परसिस्टेंट सिस्टम देखते हैं। देखिए ये स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ईओडी बेसिस पे देखूंगा तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसका मतलब मेरे माइंड में ये स्टॉक लेने का ही व्यू होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन मैं अभी नहीं लूंगा। मैं कब लूंगा? जब ये 2 घंटे का चार्ट मुझे कन्विंसिंगली बोलेगा कि हाँ अब इसमें मोमेंटम आएगा, तो अब ले ले। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक जो वैल्यू इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक में हर भाव पे लेते हैं चाहे मोमेंटम नीचे की तरफ है, और दूसरे लोग हैं जो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होने के वक्त ही पोजीशन बिल्ड करते हैं। तो पहला दूसरा दोनों सही है। पहला भी आप यूज कर सकते हैं कि छोटे छोटे क्वांटिटी आप लेते जाइए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और दूसरा है कि छोटे क्वांटिटी तो मैंने ले लिया, और जब ब्रेकआउट आया 2 आवली चार्ट में तब मैं बड़े क्वांटिटी से इसको पुश कर गया। तो आप देखिए 2 आवली चार्ट में अभी तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। प्रॉब्ली स्ट्रेंथ आएगी जब ये आरएस पॉजिटिव सिग्नल देगा और एक पिछले 2 घंटे के स्विंग हाई पे एक ब्रेकआउट आएगा, तब मैं इस पे काम करूंगा, नहीं तो मैं इस पे काम नहीं करूंगा। सारेगामा की चर्चा करते हैं। देखिए मैं स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, अ मेथड टू आइडेंटिफाई योर ओन स्टॉक्स, बिकॉज मैं मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि शेयर बाजार में पैसा वही बनाता है जो खुद मेहनत करके शेयर निकालता है। जो दूसरे के सुने सुनाए पे काम करता है वो दूसरों को पैसा बना के देता है। तो आप ये बात को समझिए और स्टॉकेज को यूज कीजिए इस पूरे एक्सरसाइज के लिए। सारेगामा देखिए 2 घंटे का चार्ट में सुपर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड में नहीं गया, ऑल्दो आरएस नीचे चला गया। बट मेरा मॉडल बोलता है कि भाई दोनों नेगेटिव बात करनी चाहिए, मतलब सुपर ट्रेंड भी ग्रीन की जगह रेड हो जाए और आरएस जो है वो 2 घंटे का चार्ट जो है वो भी 0 के नीचे चला जाए। और अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े और आप ये मॉडल नहीं जानते, तो मेरे लर्न टू ट्रेड सीरीज को देखिए दोस्तों। फ्री में मैंने अपना पूरा मॉडल आपको सिखा रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे रियल टाइम गाइडेंस ले, मुझसे और मेरी टीम से रियल टाइम गाइडेंस ले, तो हमारा एक प्रोडक्ट है स्टॉकेज क्लब। जब आप जा stockageClub.com में अगर आप जाएं तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे हमारे एक क्लब का पार्ट बन सकते हैं, जहां 4,000 5,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं अब, और आप कैसे हमारे क्लब का पार्ट बन सकते हैं
और ये सारे गाइडेंस जो मैं आपको यूट्यूब पे देता हूँ, प्लस और रियल टाइम बेसिस पे आपको कुछ गाइडेंस चाहिए मुझसे और मेरे टीम मेंबर लोग से, किसी से भी गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। ये एक प्रीमियम कम्युनिटी है और ये उनके लिए है जो सही में शेयर बाजार के अंदर में आए हैं पैसा बनाने के लिए। तो सारेगामा का स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं छोटे छोटे क्वांटिटी में परचेस करूंगा और अगर ये वीक स्टॉक बन गया तब मैं लॉस बुक करने में एकदम भी शर्म नहीं करूंगा। देखिए, मोमेंटम ट्रेडिंग वही कर सकता है जिसको लॉस बुक करने में शर्म नहीं है। अगर लॉस बुक करने में आपके हिम्मत कमजोर होती है, तब फिर आप मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। फिर आप बेटर है कि आप वैल्यू इन्वेस्टर बन जाइए और अपने लाइफ में कॉन्सिस्टेंट कंपाउंडर पे ही फोकस कीजिए। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे लर्न टू इन्वेस्ट सीरीज का जो प्रीवियस वीडियो है, जहां मैं ये समझाया हूं कि आप कौन है, आप जानिए अपने बारे में, प्लीज वो वीडियो देखिए। ये एक्टिव, पैसिव, कंजर्वेटिव और एग्रेसिव का जो मैट्रिक्स है, उसको मैंने बहुत प्यार से समझा दिया है। तो आई होप यू विल सी दैट एंड यू विल फाइंड वैल्यू इन दैट। और चलते हैं, दो और स्टॉक देख लेते हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट देर भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बट हम एक बार ये दो देखते हैं। टीसीएस का चार्ट देखते हैं। ओके, ये भी आप देखिए मोरल सारा सारेगामा जैसा ही चार्ट स्ट्रक्चर है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो मुझे लेने का ही माइंड में बनाना है, लेकिन छोटे छोटे क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म इसके अंदर में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। टाटा एलेक्सी देखते हैं। देखिए, ये स्टॉक के बारे में मैं क्या बोलूं, ये तो मतलब स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ही, और इसको आपको हर फॉल में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट ही करना है। तो देर इज नो रीजन वाई। सो दोस्तों, ये हुए परफेक्ट मैच मेजर स्टॉक। अब सपोज मैं बोलता हूँ नहीं भाई, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्मॉल कैप्स में, मिड कैप में इन्वेस्ट करने में, तो मेजर स्टॉक हटा के आप एनएससी स्टॉक, बीएससी स्टॉक भी कर सकते हैं। चलिए एनएससी स्टॉक्स कर लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए, इतने सारे स्टॉक्स और आपके पास आ गए जो छोटे कैप वाले हैं, पर हो सकता है कि वो स्टॉक में आप काम करना चाहें, बिकॉज वो स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक्स में फायदा ये होता है कि मोमेंटम थोड़ा लंबा तक चला जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, फिर हमने क्या सीखा आज? हमने देखा मार्केट क्या कर रहा है, और ब्रॉडरली हम मार्केट का एक व्यू बनाने की कोशिश की है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग एक रेंज का व्यू बन रहा है मार्केट का। ऑल्दो अभी बायसनेस नेगेटिव की तरफ है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा, फील नहीं आ रही है कि मार्केट में कोई मंदी आने वाली है। तो करेक्शंस तो होंगे, तो कमजोर स्टॉक्स पिटेंगे और स्ट्रॉन्ग स्टॉक खड़े रहेंगे। तो आपका काम यही है, जो कमजोर स्टॉक्स कमजोरता दिखा रहे हैं उनमें से निकलिए, चाहे प्रॉफिट बुक हो रहा है चाहे लॉस बुक हो रहा है। और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने मेथड से, स्टॉकेज यूज करके, उनमें आप घुसिए और धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड कीजिए। कभी भी एक भाव में पूरा पोजीशन मत बिल्ड कीजिए। कोशिश करिए कि एक एक करके आप पोजीशन बिल्ड करें, छोटे छोटे क्वांटिटी में। सपोज आपको 1 लाख लेना है तो आप 10,000, 10,000, 10,000 या 25,000, 25,000, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, उसके हिसाब से पोजीशन को बिल्ड कीजिए। दोस्तों, शेयर बाजार में पैसे बनते हैं, और लेकिन पैसे उन्हीं के बनते हैं जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। और ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना ईक्यू पे बहुत काम किया है। तो आप देखो, मार्केट गिरता भी है तो मैं स्माइल करता रहता हूँ, मार्केट बढ़ता भी है तो मैं स्माइल करता हूँ। तो अर्निंग और लॉसेस शुड नॉट मैटर टू यू। अगर आपको ये बॉदर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे कैपिटल से काम कर रहे हैं जो आपको बॉदरेशन दे रहा है। तो वही मेरा वीडियो, जो लास्ट वीडियो था लर्न टू इन्वेस्ट में, उसको देखेगा, वो शायद आपको एक कंफर्ट दे देगा कि आपको कितना कैपिटल से काम करना चाहिए और अपने टेम्परामेंट पे कैसे वर्क करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। आशा कर रहा हूँ पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइंडिंग वैल्यू इन व्हाटएवर आई एम डूइंग। और अगर आपको कोई भी सुझाव कुछ भी लगता है, तो इस वीडियो में कमेंट में अपना बात मुझे कहिएगा, एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू टेक दिस इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर।